यूपी में पुलिस ऑपरेशन धाए धाए तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने एक बदमाश का फुल एनकाउंटर और 5 बदमाशों के हाफ एनकाउंटर किए हैं। शामली में तो यूपी पुलिस ने मुख्तार गैंग के आखिरी शूटर को भी मार गिराया है। शूटर फैजल पर 1 लाख का इनाम रखा हुआ था। यूपी में कैसे पुलिस बदमाशों की फरारी फाइल्स पर फुल स्टॉप लगा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस यूपी में इनामी बदमाशों की फाइल क्लोज कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूपी के 4 जिलों में गोली चली है। यूपी के 4 जिलों में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। हरदोई, शामली, प्रयागराज और आजमगढ़ में खूब गोलियां चली हैं। यूपी पुलिस को सबसे बड़ी सफलता शामली में मिली है। शामली में मुख्तार गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ है। मुख्तार गैंग के आखिरी शूटर की फाइल क्लोज हो गई। शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल पुलिस की गोली का शिकार हो गया। फैजल कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट किलर या शूटर नहीं था। फैजल माफिया मुख्तार गैंग से जुड़ा हुआ था। यह मुख्तार के शार्प शूटर संजीव जीवा का सबसे खतरनाक गुर्गा था। जीवा को जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देना होता था, तब मर्डर की सुपारी वो इसी फैजल को देता था और फैजल इस काम को बखूबी अंजाम देता था। फैजल कितना खतरनाक शूटर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब शामली में फैजल और उसके साथी को पुलिस ने घेरा, तो दोनों ने पुलिस पर ही गोलियां दागनी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान शूटर फैजल और उसके साथी ने पुलिस टीम पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इस फायरिंग में बदमाशों की गोली झिंझाना के थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना, एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट पर जा लगी। एक गोली दीपक नाम के सिपाही के पैर में लगी। घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और जब यूपी पुलिस ने गोली चलाई तो शूटर फैजल की फरारी फाइल्स पर फुल स्टॉप लग गया। हमारे यहाँ जो बेखड़ी गांव उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे एसएचओ झिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराया है जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सनाफ वकील बताया। वो मूलतः जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ी थाना रहने वाला है वो, और अभी वो मुजफ्फरनगर में रह रहा है वो सर। उसको तत्काल हम लोग रेफर किए सीएससी ऊन के लिए, और जहाँ पे उसको रेफर कर दिया गया अस्पताल इलाज के लिए। अभी जानकारी हुई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। जानकारी ये हुई कि ये बदमाश एक बहुत बड़े गैंग का मेंबर है, जिसमें एक शाहरुख पठान था मुजफ्फरनगर में, जिसको अभी एसटीएफ ने 2025 में एनकाउंटर में उसको ढेर किया था। उसी गैंग का मेंबर है ये, और इसके ऊपर करीब 2 दर्जन मुकदमे हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के दर्ज है ये। पुलिस ने मौके से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 बाइक और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फैजल के एनकाउंटर के बाद शामली और मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। फैजल यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। फैजल पिछले काफी सालों से हत्या, लूट, रंगदारी के मामलों में एक्टिव था। यह सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देता था। पुलिस जांच में पता चला है कि फैजल मुख्तार गैंग के शार्प शूटर संजीव जीवा के लिए काम करता था। इस पर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यह शामली के मंगलौर थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या और महिलाओं से कुंडल लूट की वारदात में भी वांछित चल रहा था। जिस संजीव जीवा के लिए फैजल काम करता था, वो संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का सबसे खास शूटर था। जीवा कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में आरोपी रहा और उसका नाम पश्चिमी यूपी के सबसे खतरनाक गैंगों में शुमार था। जीवा के मारे जाने के बाद उसके नेटवर्क को शाहरुख पठान ने संभाला, लेकिन पठान के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद यह गैंग बिखर गया और अब फैजल का एनकाउंटर जीवा गैंग पर यूपी पुलिस का आखिरी हथौड़ा है, जिसे आनन फानन में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। यह प्रयागराज में पत्रकार की हत्या का आरोपी विशाल है। विशाल ने प्रयागराज में पत्रकार की चाकुओं से गोदकर हत्या की थी। यूपी पुलिस ने गोली से इसका हिसाब कर दिया। विशाल के एक पैर में नहीं बल्कि दोनों पैर में 3 गोलियां लगी हैं। विशाल ने 24 घंटे पहले प्रयागराज में मर्डर को अंजाम दिया था। पत्रकार एलन सिंह से विशाल का विवाद हुआ, जिसके बाद खुलदाबाद से विशाल ने चाकू खरीदा और दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर को अंजाम दिया। पत्रकार हत्याकांड में कुल 4 आरोपी शामिल थे।
मुख्य आरोपी विशाल का हाफ एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और पुलिस एक आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी पुलिस की गोली की आवाज हरदोई में गूंज रही है। ये जो पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे हैं, ये हरदोई के कुख्यात बदमाश मेवाराम और अभिषेक हैं। दोनों पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस की टीम को छका रहे थे, लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब यूपी पुलिस की गोली ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। दोनों बदमाशों की चाल बदल गई है। मुठभेड़ के बाद इन दोनों बदमाशों के पास से पिकअप वाहन, 14,000 रुपए नगद और 2 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये दोनों बदमाश हरदोई के कुख्यात गैंग के मेंबर हैं। अभिषेक और मेवाराम पर यूपी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि मेवाराम पर दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित कई अपराधों में पहले से ही मामले दर्ज हैं। अभिषेक भी कई मुकदमों में वांटेड है और इसकी क्राइम कुंडली हरदोई पुलिस खंगाल रही है। योगी की फोर्स यूपी में अपराधियों के लिए काल बन गई है। हर जिले में बदमाशों और गोली चलाने वालों को ढूंढ रही है। यूपी पुलिस एक तरफ पुराने इनामी बदमाशों की फाइल क्लोज कर रही है, तो दूसरी तरफ जो भी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, पुलिस उनका फौरन हिसाब कर रही है। ये जो आजमगढ़ में पुलिस के कंधे का सहारा लेकर उछल उछल कर चल रहे हैं, ये दोनों बदमाश पवन यादव और अभिषेक चौहान हैं। दोनों आजमगढ़ में गोली चला रहे थे, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे, और जब यूपी पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पिस्टलबाजों की हवा टाइट हो गई। पवन यादव और अभिषेक चौहान ने 20 अक्टूबर को विवेक नाम के युवक की हत्या की थी। मामूली कहासुनी के बाद दोनों ने गोली मारकर विवेक का मर्डर कर दिया था। पुलिस ने इस केस में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मर्डर स्पॉट से एक अभियुक्त विशाल सिंह को गिरफ्तार भी किया था, और अब 4 दिन बाद इस केस में 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया है। पुलिस अब बाकी बचे 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस हाईवे पर आग का गोला बन गई। जब यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 41 लोग सवार थे। 20 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन कुछ लोग इमरजेंसी एग्जिट से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घायलों और मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बीच सड़क बस आग का गोला कैसे बन गई। पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ है। कुर्नूल हादसे की पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट से समझिए। बस धू कर जल रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। बारिश हो रही है लेकिन आग बुझ नहीं रही है। एक शख्स दूर से खड़ा होकर जलती बस को देख रहा है। एक और शख्स वहां पहुंचता है। दोनों बेबस हैं, मूक दर्शक बनकर जलती बस को देख रहे हैं। आग इतनी भयंकर लगी है कि दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब बारिश में आग नहीं बुझ रही तो भला ये 2 लोग क्या ही कर पाएंगे। देखते देखते ही बस जलकर कबाड़ हो जाती है। कुछ नहीं बचता, सब जलकर राख हो जाता है। जो सो रहा था वो सोया ही रह गया। डेड बॉडी जलकर ऐसी हो गई कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यह हादसा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में शुक्रवार की आधी रात को हुआ। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। बस में सवार यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी। तभी हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर कुर्नूल में चलती बस में आग लग गई। इस तस्वीर को देखिए, यह बाइक है जो हादसे में जलकर खाक हो गई है। अब यह हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह समझ लीजिए। हाईवे पर बस और बाइक की टक्कर होती है। टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंस जाती है। तभी बाइक के फ्यूल टैंक का ढक्कन खुल जाता है, और जब बाइक को बस घसीटती है तो उसमें चिंगारी निकलती है, जिससे बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लग जाती है। इसके बाद पहले बाइक, फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी वॉल्वो बस आग की चपेट में आ जाती है। अगर बस ड्राइवर ने टक्कर के बाद बस को रोक लिया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हादसा ज्यादा भयानक इस वजह से भी हो गया कि जैसे ही बस में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया। लोग दरवाजा नहीं खोल सके। 20 लोग जलकर मर गए। कुछ लोग तो सो रहे थे, वो भी जल गए।
21 लोगों ने खिड़की और गेट के शीशे तोड़कर और कूदकर अपनी जान बचाई। इस बस में ड्राइवर समेत 41 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक ये लोग पहुंचे सब कुछ जलकर राख हो गया था। जिन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी उन लोगों को फटाफट अस्पताल पहुंचाया गया है। मारे गए लोगों के डीएनए की जांच होगी, उसके बाद डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे में जो लोग बचे हैं उनमें से अधिकांश लोगों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है। बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे। डीआईजी के मुताबिक बस में फायर कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए भी कोई तैयारी नहीं थी। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई लोगों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। यूपी में कासगंज में इस वक्त हाई अलर्ट है। कासगंज में पुलिस चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही। कासगंज में जिस तरीके से बीच बाजार गोलियां चली, रिवॉल्वर और पिस्टल से फायरिंग हुई, उसको लेकर पूरा कासगंज जिला इस वक्त तनाव में है। कासगंज में सीधे सीधे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और अब यूपी पुलिस कासगंज के बवालियों पर अपना शिकंजा कस रही है। देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 सेकंड में 8 राउंड फायरिंग हुई है। गोली राइफल से भी दागी जा रही है और फायर पिस्टल से भी किया जा रहा है। यह कासगंज में मचे कोहराम का पहला वीडियो है। अब कासगंज में मचे दूसरे बवाल का वीडियो देखिए। एक युवक बीच सड़क पर पिस्टल लहरा रहा है, दूसरी तरफ से एक शख्स मोबाइल वीडियो बना रहा है और युवक को तमंचा चलाने की बात कह रहा है। अब कासगंज के कोहराम का तीसरा वीडियो देख लीजिए। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग इतने भड़के हुए हैं, इतने गुस्से में हैं कि पुलिस की बात सुनने को ही तैयार नहीं। पुलिस से ही धक्का मुक्की कर रहे हैं। अपना तुम्हें मत बताओ यार, अपना की बात, अपना तो सबका देखा है, पुलिस का देख लिया। अरे तो भाई हम क्या कहें? हम भी तो आपके अपनों की वजह से शांति से खड़े हैं। तो खड़े और आपकी वजह से आप भी आराम से कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों को चलाया, इसीलिए तो शांति से खड़े हैं, इसीलिए। यूपी के कासगंज में कार की पार्किंग को लेकर ऐसा कोहराम मचा, गली में ऐसा संग्राम छिड़ा कि बंदूक, गोली, राइफल, तमंचा, ईंट पत्थर सब चलने लगे। कासगंज में कार की पार्किंग को लेकर हिंदू मुसलमान हो गया। कासगंज का कोहराम एक टक्कर के कारण शुरू हुआ। लहरा रोड में रियाज अहमद का बेटा मुकीश रात में कार बैक कर रहा था। इसी दौरान उसकी कार रोड के किनारे चाट पकौड़ी का ठेला लगाने वाले मनोज के ठेले से टकरा गई, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बाजार के लोगों ने मामला शांत करा। इसके बाद मुकीश ने थाने पहुंचकर मनोज के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन जब वो थाने से लौटा तो फिर मनोज के साथियों से उसकी कहासुनी हो गई और इसी के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद ये झगड़ा शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। गली के बीचों बीच दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। गाली गलौच और मारपीट होने लगी। देखते ही देखते दोनों तरफ से राइफल और रिवॉल्वर निकल गए। बाजार में अफरा तफरी मच गई। बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। लोग अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। जब तक पुलिस को घटना की जानकारी मिलती, जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। गोली, पत्थर, राइफल, तमंचा सब चल चुके थे और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। जैसे तैसे पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया और लोगों को शांत किया। इस बवाल में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए पास के ही सीएचसी में भर्ती कराया है। घायलों में रियाज अहमद, मुकीश अहमद, शहजान, मैट जिम और दूसरे पक्ष के वीरपाल सिंह बघेल शामिल हैं। इनमें से रियाज की हालत गंभीर होने पर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि गोली मुस्लिम पक्ष द्वारा चलाई गई थी। रियाज एंड फैमिली की तरफ से फायरिंग की गई थी, लेकिन रियाज के परिवार का दावा है कि अगर फायरिंग नहीं होती तो भीड़ रियाज की जान ले लेती। मेरे पापा उतरने के बाद और 100-200 लोग चले आए, लाके थाने गए। मेरे पापा थाने से पुलिस नहीं आई बिल्कुल भी, सारे लोग इस गली में पड़े थे फूटे हुए। मेरे पापा को उठा ही नहीं आ रहे और पुलिस नहीं आई है, सारा काम हो गया। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस एक्शन नहीं ली थी और पुलिस कुछ नहीं कर रही है हमारी तरफ से। और बस उन्हीं की सुनने के पड़े। अखबार में भी जो छापा है, हमारे पिस्टल रिवॉल्वर से गोलियां चलाई हैं। भैया गोली नहीं चलाते क्या करते, जान चली जाती। अगर वो चलाने से जो लोग पीछे हटेंगे और नहीं हट नहीं रहता। लेकिन कासगंज में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने एहतियातन इलाके में फोर्स की तैनाती की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज जनपद के सोरो पटोई क्षेत्र के लेहरा रोड पर, जहाँ कल एक बवाल होता है। इस बवाल में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आते हैं और इस बवाल में एक हिंसक ग्रुप ले लिया जाता है। तो अब से कई राउंड पूरी फायरिंग होती है और फायरिंग के बाद से इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अब पुलिस की जो मुस्तैदी है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। सुबह का वक्त है, हालांकि सुबह से ही पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। और इस पूरे प्रकरण में बात करें तो आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जो कि अलीगढ़ रेफर कर दिया है। पुलिस ने हालांकि इस घटना में प्रयुक्त राइफल और रिवॉल्वर लाइसेंसी जो थी वो बरामद कर ली है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही बात करें तो पुलिस पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का यहाँ के लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अगर समय से आ जाती तो शायद ये बवाल रुक सकता था, एक हिंसक रूप नहीं लेता। कासगंज में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, गोली और पत्थर चलाया गया। अब कासगंज के उपद्रवियों को पुलिस ने अपने टारगेट पर ले लिया है। अब कासगंज में कोहराम मचाने वालों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। रिवॉल्वर और राइफल भी बरामद कर ली गई है। 2 समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असले को भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब यूपी पुलिस की टीम कासगंज बवाल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को खंगाल रही है। बाजार में उपद्रव करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। जिसने कासगंज में पत्थर चलाया है, जिसने गोली चलाई है, पुलिस किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। यूपी में पोटाश गन तो एमपी में कार्बाइड गन, ये दोनों गन लोगों के लिए घातक साबित हो रही हैं। दीपावली पर लोगों ने इन दोनों का खूब इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि किसी की जान चली गई तो किसी की आंखों की रोशनी। भोपाल में 300 लोगों की आंख डैमेज हो गई हैं, जिसके बाद भोपाल और ग्वालियर में इस कार्बाइड गन को बैन कर दिया गया है और पुलिस भोपाल की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस गन की फैक्ट्री चलाने वालों की धरपकड़ कर रही है। ये आगरा की तस्वीर है। 4 लड़के 22 अक्टूबर को पाइप गन चला रहे थे। जैसे ही पाइप गन चलती है, पास में खड़ा एक लड़का सीने पर हाथ रखता है, वहां से भागने लगता है। उसके दोस्त उसको लेकर दौड़कर भागते हैं। जो लड़का सीने पर हाथ रखकर भाग रहा है, उसकी मौत हो गई है। हुआ ये कि लड़के पाइप गन में गंधक और पोटास भरकर धमाका कर रहे थे। इन बच्चों ने बंदूक की नाल के ऊपर स्टील का ग्लास रख दिया था। जैसे ही धमाका हुआ, ग्लास फटा, लड़के के सीने में जाकर धंस गया। परिजन जब तक इस लड़के को अस्पताल लेकर जाते, तब तक रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे के हार्ट के पास से डॉक्टर ने स्टील का टुकड़ा निकाला था। यूपी में पोटास गन तो एमपी में कार्बाइड गन लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। यह कार्बाइड गन है। इससे एमपी के कई जिलों में अब तक बच्चों समेत 300 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी प्रभावित हुई है। दिवाली से पहले इसे पटाखा का नाम देकर प्रचारित किया गया। दिवाली पर लोगों ने खूब कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि लोगों की आंखें डैमेज हो गईं। इस गन के ब्लास्ट होने से कई लोग घायल भी हो गए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिसके बाद एमपी सरकार इस अखफोड़वा गन पर सख्त हो गई है।
गन है, मामूली सा जो ये प्लास्टिक गन है, इसमें ये जो होल है, इस होल में जो है वो कार्बाइड डाला जाता है। ये तस्वीरों में ये कार्बाइड आपको दिख रहा है, इस कार्बाइड को इसमें डाला जाता है और चंद जो पानी की बूंदें हैं, ऐसी छोटी सी बॉटल जो होती है, इस पानी को इसमें 2 बूंद डाला जाता है और ये जो लॉक है इसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे हाथ रख के थोड़ी देर हिलाया जाता है, जैसे कि लोगों ने बताया, और पत्थर जो है वो फेंक दिया जाता है। और लाइटर जो है, ये आप देख रहे हैं, इस लाइटर को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। मामूली सा गैस लाइटर है, यानी घर का गैस लाइटर, 60 रुपए 50 रुपए की ये प्लास्टिक की गन, और 10 रुपए का अगर हम कहें तो ये कार्बाइड है। और ये यहाँ लगाकर इस तरीके से जब निकाल दिया जाता है, गैस बनती है एसिटिलीन गैस, और एसिटिलीन गैस उसके बाद पीछे से लाइटर को जब किया जाता है, इग्निट हो जाती है और ये गैस जो है और ब्लास्ट होकर फूटती है। और जब लोग देखते हैं इसको कि फूटा कि नहीं, कई बार लाइटर इग्निट नहीं हो पाता, जिसके चलते जब देखते हैं, लेकिन तब तक गैस बनती है और वही आंखों पर असर डालती है, सीधे तौर पर कॉर्निया पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते तकरीबन 300 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। भोपाल का आंकड़ा ज्यादा है, 150। इंडिया टीवी ने कल प्रमुखता से उन परिवारों को भी दिखाया था जिनके बच्चे जो है वो घायल हो गए थे। और कितना बड़ा जखीरा अगर इसे हम कहें तो ये वो अवैध हथियार है जो घर घर बन रहे थे और अब पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भोपाल समेत एमपी के कई जिलों में इस घातक कार्बाइड गन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्बाइड गन बनाने और इसको बेचने वालों पर पुलिस एक्शन ले रही है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद ताहा। इसके पास से पुलिस ने 5 कार्बाइड गन और 10 किलो कार्बाइड जब्त की है। ताहा आनंद नगर पिपलानी का रहने वाला है। इस पर कार्बाइड गन की खरीद बिक्री के आरोप में बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। भोपाल के बाग सिवनिया में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्बाइड गन बनाने वाले आरोपी भैयू चौहान को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया। भैयू के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कार्बाइड गन और इसको बनाने वाला सामान बरामद किया है। भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद ये तकरीबन आपको 42 ये दिखेंगी इस तरीके की जो कार्बाइड गन है, उसे जब्त किया है। भोपाल की जो बाग सिवनिया थाना है, उस पुलिस ने रजनीश कश्यप के नेतृत्व में अमित सोनी जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके द्वारा ये अरेस्टिंग की गई है। 42 तकरीबन इस तरीके की बंदूकें आप देखिए जब्त की गई हैं। और ये वो जहरीला पदार्थ जिसे अब हम कहें घातक हथियार, जो एक तरीके से पूरी घातक जानलेवा आंख की रोशनी लेने वाली जो गन बन गई है, उसमें ये कार्बाइड डलता है और इस तरीके की ये गन है। तस्वीरें इंडिया टीवी दिखा रहा है और बोरे भर के गन है, तकरीबन 42 गन है। अंदाजा लगाइए कि ये 42 गन जो है 42 आंखों को जो है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई, इंडिया टीवी की खबर चलने का जो असर है वो साफ तौर पर दिखा है। और उसके बाद प्रमुखता से इंडिया टीवी ने बताया था अपनी खबर के जरिए कि कितनी घातक है ये गन, जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है उसमें जो तमाम जो रील्स चल रही हैं उसके जरिए ये बन रही है। 288 की धारा जो विस्फोटक अधिनियम है बीएनएस, उसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बेलेबल ऑफेंस था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। एमपी के भोपाल और ग्वालियर में कार्बाइड गन पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है। भोपाल के एसीपी डॉक्टर रजनीश कश्यप ने बताया कि आखिर ये गन कैसे घातक साबित हो रही है। तो आरोपी से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई। इसके द्वारा बताया गया कि ये जो कार्बाइड गन है, तो कार्बाइड गन बनाने के संबंध में इसके द्वारा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं यूट्यूब से, वहां से इसके द्वारा वीडियो देखे गए। उसके लिए उसमें जो पाइप है, तो पाइप वगैरह मिल जाते हैं अपने हार्डवेयर की शॉप पे। और जो कार्बाइड है, तो कार्बाइड यूजुअली जो पकाने के काम में आता है, कार्बाइड से कार्बाइड गैस बनती है, तो वो अपने बनाना केले पकाने में काम में आता है, तो वो भी इजीली अवेलेबल है। तो उसके द्वारा उनके द्वारा इसको करके वो बनाया गया था। इसको 150 से 200 रुपए की कीमत पे बेचा जा रहा था और लोगों को ये भी बरगलाया जा रहा था कि ग्रीन पटाखा जैसे कुछ विस्फोट नहीं होता, इससे धुआं नहीं निकलता। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स की पाइप्स हैं उनकी मजबूती इतनी नहीं है कि उस गैस के दबाव को सह सके। यदि गैस ज्यादा मात्रा में बन जाती है तो गन प्लास्टिक की पाइप फट के आसपास के जो लोग हैं उनको भी लग सकती है। और कई 1-2 मामले जो आए हैं वो देखा गया है कि व्यक्तियों ने गैस प्रॉपर न बनने के कारण उसको देखा है, आगे से झांक कर देखने की कोशिश की, उसमें से उनकी आंख भी डैमेज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों, जो व्यक्ति इसका यूज कर रहा है उसके लिए भी घातक है, और आसपास यदि कोई व्यक्ति खड़े हैं तो उनके लिए भी घातक है। जैसे जनहानि और व्यक्ति के जो अंग है, आंख है, नाक है, कान है, उसके भी डैमेज होने की आशंका बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। भोपाल के कलेक्टर ने बताया है कि कल से लेकर आज तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब इस आंख फोड़वा को लेकर एमपी में सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। कल से छठ का महापर्व शुरू होने वाला है और बिहार से लेकर दिल्ली तक छठ की तैयारियां तेज हो गई हैं।
एक तरफ जहां दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में यमुना के किनारे छठ के घाट बनाए जा रहे हैं। 27 अक्टूबर यानी सोमवार को सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली छठ को लेकर कितनी तैयार है, हमारे संवाददाता कुमार सोनू की ये रिपोर्ट देखिए। छठ पर्व नजदीक है, लिहाजा दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं छठ पर्व को लेकर वो बेहद जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त हम आईटीओ पर यमुना घाट के किनारे मौजूद हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो अभी भी जो कुछ श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दरअसल यमुना को जो है साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर इस वक्त काम भी चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आईटीओ घाट की तस्वीरें हैं जहां पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो लगाई गई हैं ताकि यमुना के पानी में जो कूड़ा बह रहा है उसको जो है जल्द से जल्द साफ किया जा सके। खासतौर पर हरियाणा से पानी छोड़ा गया है ताकि यमुना का जो गंदा पानी है वो आगे निकल जाए और दिल्ली में यमुना साफ रहे। और इस वक्त हम आईटीओ घाट पर भी मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर तस्वीरें भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से, बड़ी बड़ी क्रेनों से जो है घाट को समतल किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, छठ पर्व मनाने के लिए यमुना घाट आ रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली सरकार इस साल जो है 17 मॉडल घाट बना रही है। ये तमाम जो 17 मॉडल घाट हैं इनकी लंबाई जो है वो 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक होगी और ये सभी 17 मॉडल घाट जो हैं वो पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज और आईटीओ से लेकर सोनिया विहार पुश्ते तक बनाए जा रहे हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े बांस हैं वो घाट पर लाकर रखे गए हैं। दरअसल इनसे एक पूरी चेन बनाई जाएगी ताकि जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा गहरे पानी में यमुना के में ना जा सके। खासतौर पर यमुना के घाट पर जाने के लिए आमतौर पर कच्चा रास्ता होता था, लेकिन अब जो है उस रास्ते को भी पक्का और मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी तरह से कोई समस्या ना हो। इसके साथ साथ जो यमुना के पानी में बदबू आती थी वो इस साल वो बदबू महसूस नहीं हो रही है। दिल्ली में सिर्फ छठ की तैयारियां नहीं की जा रही हैं, दिल्ली में एकता दिवस को लेकर भी बड़ी तैयारी चल रही है। इस बार एकता दिवस पर स्वदेशी श्वान अपना कमाल दिखाएंगे। सेना के लिए स्वदेशी डॉग्स को ट्रेन करने की पहल पीएम मोदी के प्रोत्साहन पर शुरू हुई थी और अब तक 150 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेन किया जा चुका है। आइए हिंदुस्तान के K9 डॉग स्क्वाड से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार एकता दिवस के मौके पर पहली बार जो देसी डॉग्स का कंटिंजेंट है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के K9 कमांडोज दिखाई देंगे और इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा कंटिंजेंट उनका होगा जो कि एकता दिवस के मौके पर ये कंटिंजेंट के तौर पे होगा। ये रिया है जिसे 2024 फरवरी के अंदर सम्मानित किया गया था। ऑल इंडिया पुलिस डॉग मीट्स थी जिसमें इसको मेडल मिला और ये मेडल आपको दिखाई देगा। उसके अलावा इनको पूरा NTCD में ट्रेन किया गया है और वहां ट्रेन करने के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया है। ये लिली है और ये दोनों डॉग्स बहुत ही एक्टिव हैं। कुल मिलाके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि देसी डॉग्स को ट्रेन किया जाए और उसके बाद से अभी तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने करीबन 150 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेन किया है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक अलग अलग जगहों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ तैनात हैं। ये K9 स्क्वाड है, K9 स्क्वाड यानी K9 कमांडोज जिसमें अलग अलग डॉग्स भी शामिल हैं, बेल्जियम मेलिनोस, उसके अलावा लेब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड। लेकिन अब करीबन 150 से ज्यादा डॉग्स को अलग अलग जगहों पर तैनात करने के बाद ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ये ट्रैकर्स के तौर पर यानी अगर कहीं से भी कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको पकड़ने की क्षमता, उसके अलावा जो एक्सप्लोजिव है या आईडी है उसको पहचानने की क्षमता, उसके साथ साथ अलग अलग असॉल्ट ऑपरेशंस में इनको पूरी तरह से महारत हासिल है। तो एक तरफ रिया है जो कि मेडल से सम्मानित किया गया है, तो दूसरी तरफ है लिली।